सभी लोगों का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक कोश की प्रोकैरियोटिक तथा अप्रकाश संश्लेषित सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया क्या है कि एक कोश की प्रोकैरियोटिक तथा अप्रकाश संश्लेषित सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये पादप से अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। ये पादप से अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे समझने लायक बात क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक कोश के यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक्स है। लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लीवेनहॉक को क्या कहा लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को जो है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जबकि रॉबर्ट कोच को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री और आगे हम बढ़े तो कुछ चीजें तो हमने जान ली है, लेकिन कुछ और चीजों को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1683 में लीवेनहॉक ने अपने द्वारा खोजे गए माइक्रोस्कोप की सहायता से बैक्टीरिया की खोज की और बैक्टीरिया को उन्होंने डरकेंस नाम दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तो एनिमलक्यूल और डरकेंस। तो लीवेनहॉक ने क्या नाम दिया? डरकेंस नाम दिया, लेकिन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा इस डरकेंस का अनुवाद एनिमलक्यूल के रूप में किया गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1758 में कैरोलस लिनियस के द्वारा इनको वर्मिस में शामिल किया गया। ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा इसको वर्मिस में शामिल किया गया, जबकि 1828 में एरेनबर्ग ने इन्हें बैक्टीरियम नाम दिया। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना कि 1828 में एरेनबर्ग के द्वारा इनको बैक्टीरियम नाम दिया गया, जबकि 1857 में नागेली ने इनको परिभाषित किया, साथ ही इसका वर्गीकरण भी उनके द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करें। आगे की बात करते हैं तो देखते हैं कि 1864 में लुईस पास्चर ने इनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी। आपको याद होगा कि जब विकास किसके द्वारा हुआ है इसको सिद्ध करने की बारी है। स्वतः जननवाद को लुईस पास्चर के द्वारा गलत साबित किया गया। उसी दौरान इनके द्वारा क्या बताया गया? इनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई। साथ में इनके द्वारा क्या बताया गया कि किण्वन की क्रिया में भी ये भाग लेते हैं। फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है उस फर्मेंटेशन की क्रिया में भी ये भाग लेते हैं। वहीं पर 1876 में रॉबर्ट कोच ने इनका कृत्रिम माध्यम में संश्लेषण किया। देखिए, रॉबर्ट कोच ने इनका कृत्रिम माध्यम में क्या किया भाई? संवर्धन किया। और उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनेक रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनेक रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इस आधार पर उनके द्वारा कोच अभिग्रहित परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, कोच अभिग्रहित परिकल्पना का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया, और इन्हीं सारे कार्यों के कारण रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने हिस्ट्री के बारे में जाना। अब चलिए अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के जो सलाइन फीचर होते हैं, मुख्य मुख्य जो लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, वो कौन कौन से लक्षण होते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहली बात तो ये सर्वव्यापी होते हैं। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको कि ये कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, संसार के हर जगह पर पाए जाते हैं। जहां पर किसी अन्य एनिमल्स के पाए जाने की संभावना नहीं होती, ये वहां पर पाए जाते हैं। इसी कारण से इनको कहा गया है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। जल में, थल में, शरीर के अंदर दूसरे जीवों के साथ सहजीवी के रूप में ये हर जगह पाए जाते हैं। इस कारण से इनको कहा गया है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। दूसरी बात, जो इनका जो शरीर है वो एक कोशी की प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल है ये। तीसरी बात, इनके जो पोषण है, पोषण में बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। ये स्वकोशी के रूप में भी हो सकते हैं, परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी के रूप में भी हो सकते हैं, और सहजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं, रसायन संश्लेषण के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, या फिर दूसरे जीवों के साथ में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आपको याद होगा राइजोबियम। ठीक है, इसके अलावा एक और कैरेक्टर इसकी बात करें तो
जिनमें कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं केवल 70S राइबोसोम को छोड़कर। क्योंकि प्रोकैरियोटिक है इस कारण से इनमें केंद्रक भी अनुपस्थित होता है, अर्थात इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। ठीक है, एक चीज और कैरेक्टर्स की बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है उसमें क्या पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है। इसके अलावा देखिए कि कुछ जीवाणुओं में सेल वॉल के चारों ओर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। भाई अगर आप देखें कि अगर ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के जो चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है और इस आवरण को जो है वो कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक और चीज, इनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो इनमें रिस्पायरेशन की जो क्रिया है मीजोसोम के द्वारा होती है। ये जो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है और इन्वेजिनेट होकर ये जो है मीसोसोम का निर्माण करती है और इसी के द्वारा ये रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। चलिए अब ये देखिए इनमें प्रचलन कैसे होता है। भाई ये प्रचलन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, चल भी होते हैं और अचल होते हैं। अगर ये चल होते हैं तब ऐसी अवस्था में ये फ्लैजिला की सहायता से प्रचलन करते हैं। ठीक है, फ्लैजिला की सहायता से प्रजनन करते हैं। अब देखिए एक और कैरेक्टर्स की बात करें, प्रजनन। प्रजनन की अगर हम बात करें तो इनमें मुख्य रूप से ये अलैंगिक प्रजनन के द्वारा और वर्धी प्रजनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। मुख्य रूप से वर्धी प्रजनन, जिनमें मुख्य रूप से है विखंडन या मुकुलन के, स्पेशली विखंडन, लेकिन कई बार ये मुकुलन के द्वारा भी प्रजनन करते हैं। इसके अलावा अलैंगिक प्रजनन में बीजाणुओं के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा या इंडोस्पोर अंतः बीजाणु के द्वारा भी ये प्रजनन कर सकते हैं। अब लैंगिक प्रजनन की बात करें, सामान्य तौर पर इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है उसको ही लैंगिक प्रजनन माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो लैंगिक प्रजनन है वो किसके द्वारा होता है, अनुवांशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। एक और बात देख ले कि कुछ जीवाणु ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है जो लैमेली, ध्यान दीजिएगा कि लैमेली के रूप में होता है। अब हम आगे देखते हैं और जीवाणुओं की अन्य बातों को समझते हैं। अब सबसे पहली चीज हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा कि हमने इसके सामान्य लक्षणों में जाना कि ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, विश्वव्यापी होता है, संसार के हर भागों में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके मॉर्फोलॉजी पर आते हैं और मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं इसका साइज पर। देखिए अगर आप अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं तो जनरली क्या होता है, अलग अलग किताबों में इसके साइज अलग अलग बताया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया का जो साइज है वो वेरिएशन लिए हुए होता है, अलग अलग साइज के होते हैं। जनरली ये 0.15 मिली माइक्रोन, 0.15 म्यू एम से लेकर 15 म्यू एम तक होते हैं। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा कि सबसे जो छोटा बैक्टीरिया है वो डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस होता है। ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया क्या है भाई, डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस होता है। जबकि जो सबसे जो बड़ा बैक्टीरिया है वो बेगिया टोवा के रूप में होता है। ठीक है, बेगिया टोवा के रूप में ये होता है। अब जैसे मान के चलिए हमने बात किया सबसे छोटा कौन होता है भाई, डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस होता है। तो इसका जैसे साइज देखिए 0.15 म्यू एम से 0.30 म्यू एम होता है। जबकि जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है वो बेगिया टोवा जो 20 से लेकर 30 म्यू एम के बीच होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आकार की, इसके शेप की बात करें तो जनरली जो बैक्टीरिया है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से उनके आकारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब ये 4 प्रकार से कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहली बात, या तो ये गोलाकार हो सकते हैं। गोलाकार अगर होते हैं तब ऐसी अवस्था में इनको कोकस कहा जाता है, कोकाई कहा जाता है। अगर मान के चलिए ये छड़ के आकार के होते हैं तब ऐसी अवस्था में इनको बेसिलाई कहा जाता है। यह हो सकता है कि ये अंग्रेजी के अक्षर कामा के आकार के हो, तब ऐसी अवस्था में इनको विब्रियो कहा जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए ये सर्पिलाकार या कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं तो ये स्पाइरल आकार के होते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे। तो हमने सबसे पहले क्या बात की है
कि बैक्टीरिया के आकार की जब बात करते हैं तो सबसे पहला आकार है कोकस। देखिए जो गोलाकार बैक्टीरिया है उन गोलाकार बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। और इस अब आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये गोलाकार है। अब ये इसके रूप अनेक अलग अलग हो सकते हैं। अगर मान के चलिए ये एकल गोलाकार संरचना के रूप में है तब ऐसी अवस्था में ये मोनोकोकस कहलाता है, एकल गोलाकार संरचना। जैसे अगर हम बात करें ये इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन यही गोलाकार संरचना दो गोलाकार संरचना के रूप में है तब ऐसी अवस्था में ये डिप्लोकोकस कहलाते हैं। लेकिन जब ये चार के रूप में है तब ऐसी अवस्था में ये टेट्राकोकस कहलाते हैं। लेकिन जब बहुत से कोकाई आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, तब ऐसी अवस्था में इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं इनको स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। तो ठीक है, चलिए अब इसके अलावा जब ये झुंड बना लेते हैं, ठीक है ना, ये झुंड बना लेते हैं तब ऐसी अवस्था में इनको जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। गेंद के आकार की संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए यही कोकाई 8 के गुणक में होते हैं, ठीक है, 8 के गुणक में होते हैं तब ऐसी अवस्था में इनको सार्सिना कहा जाता है। तो आपने देखा कि जो बैक्टीरिया का जो आकार कैसा हो सकता है भाई, कोकस हो सकता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होने पर उनको कोकस कहा जाता है। अगर मान जब दूसरा प्रकार देखें बेसिलाई, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को, छड़ के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को बेसिलाई कहा जाता है। अब ये छड़ अलग अलग रूपों में पाई जा सकती है। अगर ये एकल छड़ के रूप में है, ठीक है, एकल छड़ के रूप में है तब ऐसी अवस्था में ये लैक्टोबैसिलस कहलाएंगे। यहां पर अगर आप देखें ये एकल छड़ के रूप में पाए जाते हैं तब ऐसी अवस्था में इनको बेसिलस कहा जाता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लैक्टोबैसिलस। लेकिन जब दो रॉड से बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर दो रॉड से बैक्टीरिया आपस में जुड़ गए तब ऐसी अवस्था में ये क्या कहलाएंगे, डिप्लोबैसिलाई कहलाएंगे। लेकिन यदि बहुत सारे बेसिलाई आपस में जुड़े हुए हैं तब ये पेरिसेट बैसिलस कहलाएंगे। लेकिन जब ये एक दूसरे के ऊपर बंस बना लेते हैं, बंडल बना लेते हैं तब ऐसी अवस्था में इनको स्ट्रेप्टोबैसिलस कहा जाता है। थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में देखें तो आपने बैसिलस का लैक्टोबैसिलस देख लिया, डिप्लोबैसिलस न्यूमोनी हो गया, पेरिसेट बैक्टीरिया का कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी इसके अच्छे एग्जांपल है। चलिए अब तीसरे प्रकार के देखें। तीसरा प्रकार है वाइब्रियो। ऐसे बैक्टीरिया जो अंग्रेजी के, ध्यान रखिएगा ये अंग्रेजी के गामा आकार के होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहा जाता है। जैसे कि वाइब्रियो कॉलोनी जो कॉलरा डिसीज उत्पन्न करने का कार्य करता है। तीसरे प्रकार के देखें स्पाइरल या हेलिकल, कि ऐसे बैक्टीरिया जो कुंडलित होते हैं, ठीक है, स्पाइरल होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे कि स्पाइरुलम वॉलुंटेंस, और आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर लिए होते हैं। इनके अलावा, इन चार के अलावा अन्य प्रकार के भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से इन्हीं चारों प्रकार से डेरिवेट होते हैं। जैसे स्पाइरोकीट, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ स्पाइरोकीट, कि ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे होते हैं, सर्पिलाकार या कुंडलित होते हैं, लेकिन जिनकी कोशिका लचीली होती है, ऐसे बैक्टीरिया स्पाइरोकीट कहलाते हैं, ठीक है। वहीं पर देखिए फिलामेंटस की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जो कवक तंतुओं के समान होते हैं, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कवक तंतुओं के समान होते हैं, तंतुमय होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया कहलाते हैं, जैसे कि बेगियाटोवा। वहीं पर स्टाल्ब, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें व्रंथ पाया जाता है। अगर मान के चलिए सामान यहाँ ये क्या है, जिनमें व्रंथ पाया जाता है, ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, स्टाल्ब कहलाएंगे, सव्रंथी कहलाएंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कोई ऐसा बैक्टीरिया है, कोई ऐसा मान के चलिए ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में ये इस प्रकार से बर्ड्स विकसित हुई है, तब ये कहलाएगा कलिका युक्त या बडेड बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है आकार उनमें चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार से कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कोकाई, दूसरा बैसिलस, तीसरा
तीसरा वाइब्रियो और चौथा स्पाइरल या हेलिक्स। हम देखते हैं जीवाणु की संरचना। और जीवाणु की संरचना की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जीवाणु में ये जो चारों जीवाणु के चारों ओर एक सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये जो कोशिका भित्ति है यहाँ पॉलीसेकेराइड, लिपिड तथा एमिनो एसिड की मिलकर बनी होती है। ये तीनों ही चीजें मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकान बनाती है, पेप्टिडोग्लाइकान बनाती है। अर्थात जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। जहां कोशिका भित्ति जीवाणु को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ एक रक्षात्मक आवरण का भी कार्य करती है। ठीक है। कुछ जीवाणु में क्या होता है, अब देखिए सेल वॉल की बात है। कुछ जीवाणु में इस सेल वॉल के चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है और इस आवरण को कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल जो है वह डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन और लेवान से मिलकर बनी होती है। ठीक है। चारों ओर क्या पाई जाती है भाई? कैप्सूल पाया जाता है। लेकिन कुछ जीवाणु में सेल वॉल के चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है जिसको कि कैप्सूल कहा जाता है। और ये जो कैप्सूल है वो किससे मिलकर बना है? डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन एवं लेवान से मिलकर बना होता है। और ये भी क्या है? रक्षात्मक आवरण है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने में बैक्टीरिया की सहायता करती है। देखिए इस कैप्सूल के चारों ओर अनेक छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको फिम्ब्री कहा जाता है, जिनको फिम्ब्री या पिल्लाई कहते हैं। चलिए आगे हम देखें। एक और चीज समझने की बात है कि सेल वॉल से अंदर की ओर एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है तथा लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी है? ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाती है और इन्वेजिनेट होकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती है जिसको मीजोसोम कहा जाता है। ठीक है, मीजोसोम कहा जाता है। यह जीवाणु में श्वसन अंग का कार्य करता है और अन्य जो यूकेरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया है उसके इसको होमोलोगस माना जाता है, उसके समजात इसको माना जाता है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर एक रिस्पायरेटरी चेन के रूप में पाई जाती है। रिस्पायरेटरी चेन के रूप में पाई जाती है, श्वसन की प्रक्रिया को संपादित करने का कार्य करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर लिक्विड पाया जाता है जिसको कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। भाई एक मटमैला कलर का जो है अर्ध पारदर्शी लिक्विड पाया जाता है जिसको कि क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, जिसको कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर आप साइटोप्लाज्म के अंदर की संरचना की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ होता है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है। ठीक है, द्विसूत्री डीएनए के रूप में होता है। चूंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, सुसंगठित केंद्रक के रूप में नहीं होता, इस कारण से इसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। केंद्रक ना करके क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इस डीएनए के अतिरिक्त बैक्टीरिया में कभी कभी एक छोटा सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जो प्लाज्मिड के रूप में होता है और प्लाज्मिड जो है एज अ वेक्टर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक और चीज बात करें कि ये जो प्लाज्मिड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का भी कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब इसके अलावा साइटोप्लाज्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर 70S राइबोसोम भी पाई जाती है। अब भाई इसमें सेल ऑर्गेनेल्स तो उपस्थित नहीं होते, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर ये जो है पॉलीराइबोसोम पाए जाते हैं।
राइबोसोम आपस में जो है मैसेंजर आरएनए से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, भोज्य पदार्थ जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, जीवाणु की संरचना देखते हैं। अब एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कुछ जीवाणुओं में, कुछ बैक्टीरिया में एक लंबी पतली धागेनुमा संरचना पाई जाती है और इस धागेनुमा संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। यह फ्लैजिला जो है वो लगभग 15 मिलीमाइक्रोन लंबी होती है, जबकि इसका जो व्यास है वो 15 से 20 एनएम का होता है और यह प्रचलन में सहायता करती है। फ्लैजिला जो है वह फ्लैजिलेन से बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने देखा जीवाणु की संरचना। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लोकोमोशन। जीवाणु में प्रचलन किनके द्वारा होता है। देखिए, जीवाणु जो है वो या तो चल हो सकते हैं या अचल हो सकते हैं। अगर चल है तब ऐसी अवस्था में इनमें प्रचलन किसके द्वारा होगा, फ्लैजिला के द्वारा होगा। अब इस फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को अनेक भागों में बांटा जा सकता है, अनेक प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अट्राइकस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, अट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं, जैसे पास्चुरेला, लैक्टोबैसिलस। यहां पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, इनमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं है। वहीं पर दूसरा प्रकार देखें मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके केवल एक सिरे पर एक फ्लैजिला पाए जाते हैं मोनोट्राइकस कहलाते हैं, जैसे कि वाइब्रियो कॉलरी, स्यूडोमोनास आदि। तीसरा प्रकार देखें एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ, अर्थात ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों सिरों पर फ्लैजिला पाया जाता है एम्फीट्राइकस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, चौथा प्रकार देखें लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस से तात्पर्य क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पर फ्लैजिला गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पर वन साइड एक इंच पर फ्लैजिला गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, लोफोट्राइकस कहलाते हैं। जैसे कि ऐसे जो बैक्टीरिया है उसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। ठीक है, सिफेलोट्राइकस या एम्फी लोफोट्राइकस। एम्फी लोफो, एम्फी मतलब दोनों। भाई ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों सिरों पर गुच्छों के रूप में फ्लैजिला पाए जाते हैं एम्फी लोफोट्राइकस कहलाते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसके अलावा एक और देखें पेरीट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके संपूर्ण शरीर पर, ठीक है, संपूर्ण शरीर पर फ्लैजिला पाए जाते हैं पेरीट्राइकस कहलाते हैं, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई या एक और एग्जांपल देखें साल्मोनेला टाइफी। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के एक अन्य कैरेक्टर्स को, और वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है, न्यूट्रिशन या पोषण कहलाती है। अगर हम पोषण की जब बात करते हैं तो बैक्टीरिया या तो स्वयंपोषी हो सकते हैं, विषमपोषी हो सकते हैं या संजीवी के रूप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयंपोषी की। स्वयंपोषी से तात्पर्य क्या है कि वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। अब ये जो स्वयंपोषी हैं दो प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से। बैक्टीरिया भी स्वयंपोषी होते हैं, तो बैक्टीरिया में भी ये स्वयं पोषण जो है ये दो प्रकार से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि हम इसको स्वयंपोषी कह रहे हैं, ठीक है ना, स्वयंपोषी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है। ये दो प्रकार से कर सकता है, या तो प्रकाश की उपस्थिति में कर सकता है या फिर प्रकाश की अनुपस्थिति में कर सकता है। ठीक है, अगर ये अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में करता है तब ऐसी अवस्था में ये प्रकाश संश्लेषी कहलाता है। लेकिन जब प्रकाश की अनुपस्थिति में करता है, रासायनिक पदार्थों से करता है, तब ऐसी अवस्था में हम इसको रसायन संश्लेषी कहते हैं। पहले तो स्वपोषी कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन से, प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। अब प्रकाश संश्लेषी की बात करें
ऐसे स्वपोषी जो अपने भोजन का निर्माण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। देखिए बैक्टीरिया की जब बात करते हैं तो बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल तथा बैक्टीरियो विरिडिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी सहायता से बैक्टीरिया अपने लिए प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक बात और देख लीजिए कि बैक्टीरिया में जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हाइड्रोजन दाता जो है वो पानी के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि पानी के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ जो है हाइड्रोजन दाता का कार्य करता है। दूसरी बात, इस प्रकार के जो कहना चाहिए, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का विमोचन नहीं होता है, ऑक्सीजन का विमोचन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है फोटोलिथोट्रॉपिक और दूसरा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। फोटोलिथोट्रॉपिक का मतलब है कि ऐसे प्रकाश संश्लेषी जिसमें जो ऐसे प्रकाश संश्लेषी जो अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये फोटोलिथोट्रॉपिक में दो प्रकार के हो सकते हैं, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के रूप में हो सकते हैं या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के रूप में हो सकते हैं। अगर आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को देखिए तो सामान्य तौर पर जो है हाइड्रोजन दाता के रूप में यहाँ पर कौन होता है, H2S होता है, और इसकी सहायता से क्या करते हैं, अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओके। अब वहीं पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, हाँ एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखें कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो विरिडीन पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियो विरिडीन पाया जाता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या काम करते हैं, Na2H2O3 से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके एग्जांपल क्या है, क्रोमेटियम। यहां पर समझने की केवल इतनी सी बात है कि प्रकाश संश्लेषी को दो भागों में बांटा जा सकता है, फोटोलिथोट्रॉपिक और फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक। फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक की बात करें तो ये क्या काम करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों से अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे ये इसके अंतर्गत पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया शामिल होते हैं, जैसे कि रोडोस्पाइरुला। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समीकरण को, और समीकरण में आप देखते हैं कि ये सिंपल कार्बनिक पदार्थ है जिससे इन्होंने अपने लिए भोजन का निर्माण किया। तक हमने देख चुके हैं कि स्वयंपोषी बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की, कि ऐसे बैक्टीरिया जो रासायनिक पदार्थों से अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। और इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, कीमोलिथोट्रॉपिक और कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक। कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया से तात्पर्य ऐसे बैक्टीरिया से है जो अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सल्फर बैक्टीरिया शामिल है, जो सल्फर को, अगर आप देखें कीमोलिथोट्रॉपिक के अंतर्गत जो शामिल बैक्टीरिया है उनकी बात करें तो सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसके अंतर्गत शामिल है। सल्फर बैक्टीरिया में मुख्य रूप से ये सल्फर को सल्फेट में परिवर्तित करते हैं और प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल अपने जैविक कार्यों को संपादित करने में करते हैं, जैसे बैगियोटोआ, थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंट। यहाँ पर आप इक्वेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है कि जो सल्फर है उस सल्फर का यूज जो है इनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में किया गया है। आप देख सकते हैं कि सल्फर बैक्टीरिया जो है वो सल्फर को सल्फेट में परिवर्तित करते हैं और प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल जैविक कार्यों को संपादित करने में करते हैं, जैसे कि बैगियोटोआ, थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंट आदि। आयरन बैक्टीरिया की बात करें तो आयरन बैक्टीरिया में जो है
वो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं और प्राप्त एनर्जी का इस्तेमाल जो है जैविक कार्यों को संपादित करने में करते हैं, जैसे कि फेरोबैसिलस। ठीक है, वहीं पर हाइड्रोजन बैक्टीरिया की बात करें तो ये हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत करते हैं और ऊर्जा का इस्तेमाल जैविक कार्यों को संपादित करने में करते हैं, जैसे हाइड्रोजिनोमोनास। ठीक है, अब वहीं पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें तो सामान्य तौर पर इसके अंतर्गत उन बैक्टीरिया को शामिल किया जाता है जो अमोनिया को नाइट्रेट यौगिकों में ऑक्सीकृत करते हैं। किसको? अमोनिया को नाइट्रेट यौगिकों में ऑक्सीकृत करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, वहीं पर अगर आप दूसरी कैटेगरी की तरफ चले जाएं, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जो सरल कार्बनिक पदार्थों से अपने लिए भोज्य पदार्थ ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक कहलाते हैं। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक के आपने एग्जांपल क्या देखा? मेथेनोबैक्टीरिया। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं विषमपोषी की, कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं विषमपोषी, जिनमें मुख्य रूप से कौन है? परजीवी। परजीवी बैक्टीरिया जो दूसरों के शरीर के ऊपर आश्रित रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई। आप अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये सारे क्या है? परजीवी बैक्टीरिया है। वहीं पर मृतोपजीवी बैक्टीरिया की ऐसे बैक्टीरिया जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित रहकर ऊर्जा को प्राप्त करते, भोजन को प्राप्त करते, जैसे स्यूडोमोनास या बैसिलस। ठीक है, तीसरी कैटेगरी देखें, सहजीवी। ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे जीवों के साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं सहजीवी, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। जैसे भाई लेग्यूमिनेसी कुल के जो सदस्य होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, इनकी जड़ों के साथ कुछ बैक्टीरिया साथ में रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो है वो सहजीवी रूप में पाए जाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपने इस प्रकार से देखा कि बैक्टीरिया किस प्रकार से वो न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। बाकी बैक्टीरिया से संबंधित जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में रखी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन का और बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस।